बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम के लेक्चर 1 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको इस सीरीज की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो स्टूडेंट्स, हमें सिंगल एंट्री सिस्टम का आगाज करना है आज। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल एंट्री को समझने के लिए मैं एक सिनेरियो आपसे पूछता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके फादर जो है वो आपसे ये कहते हैं कि बेटा, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने 1 साल पहले एक शॉप शुरू की थी, एक मेडिकल स्टोर शुरू की थी, और अब 1 साल हो गया है और वो ये चाहते हैं कि जी नफा या नुकसान जो है वो उन्हें पता चल जाए, उन्हें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाए कि जो 1 साल उन्होंने अपनी शॉप चलाई, उस 1 साल की मेहनत के नतीजे में उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे जी ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, हम बिल्कुल अंकल की मदद कर सकते हैं। हम अंकल की शॉप पर जाएंगे और अंकल का जो जनरल लेजर होगा, उस जनरल लेजर से हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो सारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा कि अंकल ने क्या सेल की, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, और हम उस सारे डेटा की मदद से एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इनकम स्टेटमेंट पर हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे और हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये काम तो हम थोड़े ही वक्त में अंकल को करके दे देंगे और अंकल को बता देंगे कि उन्होंने जो 1 साल मेहनत की, उस 1 साल की मेहनत के नतीजे में उनकी शॉप ने या उनके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो आपके फादर ने आपसे कहा कि बेटा ठीक है, आप कल जाके अंकल को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दें। अगले दिन आप भी खुशी खुशी शॉप पर गए, ये सोच करके चलो जी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है। एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम, और हमें भी एक एक्सपीरियंस होगा कि जी एक रनिंग कारोबार जो है उसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए। आप जब शॉप पर पहुंचे तो आपको पता चला कि जी आपके अंकल तो एक देसी से शॉपकीपर हैं जिन्होंने जनरल जनरल तो बनाया ही नहीं है। अच्छा जी, तो क्या उन्होंने कोई डायरेक्ट पोस्टिंग वगैरह करके लेजर बनाया है? तो पता चला कि जी लेजर भी नहीं है उनके पास, तो कोई कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, कोई जनरल जनरल नहीं है, कोई एंट्रीज नहीं बनी हुई, कोई डेबिट नहीं हुआ हुआ, कोई क्रेडिट नहीं हुआ, कोई कैश का अकाउंट नहीं बना हुआ, कोई अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट की जो है वो मौजूदगी के आसार नहीं है। क्या करें? जब ये सब कुछ नहीं है तो यकीनन ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन सकता, और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता तो फिर आप जो अपने फादर से कहकर आए थे कि जी मैं तो ट्रायल बैलेंस से सेल्स लूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लूंगा और देखते ही देखते एक इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा, तो वो तो सब वैसे का वैसा ही रह गया। पता चला कि जी देसी से अंकल जो हैं उन्होंने सिर्फ एक डायरी बनाई हुई है, एक डायरी है उनके पास। उस डायरी में उन्होंने कुछ पेजेस रखे हुए हैं जिस पर वो ये हिसाब मेंटेन करते हैं कि कौन सा कस्टमर मोहल्ले का, चूंकि मोहल्ले की छोटी सी दुकान है, तो वो ये हिसाब रखते हैं कि कौन सा मोहल्ले का कस्टमर कब कब उनसे दवाएं ले गया। एक मेडिकल स्टोर है, क्रेडिट पर कोई ले गया तो उसका हिसाब रखा, पैसे आ गए तो लिख दिया कि जी पैसे आ गए। जिसको कैश पे माल बेच रहे हैं उसका तो कोई डेटा ही नहीं है। इसी तरीके से एक सेक्शन उन्होंने और रखा हुआ है जिसमें वो ये हिसाब किताब रख देते हैं कि किस किस से उन्होंने माल लिया उधार पे, दवाएं खरीदी क्रेडिट पे, और कैश परचेज का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। बस इतना रिकॉर्ड है कि जी फला होलसेलर से इतने की दवाई खरीदी, फला होलसेलर से इतने की मेडिसिन खरीदी, इस डेट को खरीदी, इस डेट को इसके पैसे दे दिए, बाकी पैसे इतने। बस ये छोटा मोटा देसी सा हिसाब किताब है अंकल के पास, कोई कैश बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि इस तरह के जो छोटे दुकानदार होते हैं इनमें जिनको थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी आती है वो कभी कभार कैश बुक बना लेते हैं, तो उनका डेटा जरा थोड़ा सा बेहतर अवेलेबल होता है, डेटा की अवेलेबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है अगर कैश बुक बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैश बुक भी नहीं बनाते, बस एक छोटी सी डायरी में थोड़ा बहुत अपनी समझ से, अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से वो हिसाब किताब लिखते रहते हैं। तो अब जब आपको ये पता चला कि जी अंकल के पास एक डायरी है बस, इसके अलावा कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद नहीं है,
यानी कि आसान तरीन अल्फाज में एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मौजूद है अंकल के पास। अंकल ने अपनी डायरी में किसी एंट्री का सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी एंट्री का सिर्फ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि अंकल को ये भी नहीं पता कि इसको डेबिट कहते हैं या इसको क्रेडिट कहते हैं। और बहुत सारी चीजें तो अंकल के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि बेटा अब इसमें नफा नुकसान निकाल के दिखाए, अब बताएं अंकल ने क्या प्रॉफिट कमाया या क्या लॉस हुआ एक साल में। तो आप हो गए परेशान कि जी अब कैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, क्योंकि अंकल के पास कंप्लीट अकाउंटिंग बुक्स मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल में आपने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर अंकल की शॉप पर अकाउंटिंग सिस्टम के नाम पे या अकाउंटिंग रिकॉर्ड के नाम पे सिर्फ एक डायरी है, और अब आप बताएं कि अंकल की शॉप का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा कि एक साल अंकल ने जो शॉप चलाई, एक मेडिकल स्टोर चलाया, तो उस मेडिकल स्टोर पर पूरा साल मेहनत करने के बाद अंकल ने क्या प्रॉफिट अर्न किया या उन्हें क्या लॉस हुआ। तो मैं आपके साथ आपके अंकल की शॉप पर आ गया और आपके अंकल का एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया। तो पहला सवाल मैंने उनसे पूछा कि जी आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो क्या आपको याद है कि आपने किस डेट को बिजनेस शुरू किया था और आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि जब कारोबार शुरू किया होगा तो आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। तो उन्होंने बताया हाँ ये तो मेरे पास लिखा हुआ भी है, ये डायरी है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी 1 को मैंने इस दुकान में 2 लाख रुपए लगाए थे। अच्छा जी चलें, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जब दुकान शुरू हुई तो 1 जनवरी को आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि फिर उसके बाद भी आपने साल के दौरान में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी जब आपके बिजनेस में आपको जरूरत महसूस हुई हो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जी, मेरे पास ये भी लिखा हुआ है, और वो ये अमाउंट है कि मैंने अप्रैल की पहली तारीख को, मुझे ऐसा लगा था कि दुकान जो है उसमें कुछ आइटम्स की कमी है और कुछ पैसे और होने चाहिए ताकि मैं जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी डिमांड होती है ग्राहक की और मेरे पास नहीं होती, तो मैं वो आइटम भी अपनी दुकान पे रखूं। तो 1 अप्रैल को मैंने 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए थे। तो हमें ये पता चल गया कि जी आपके अंकल ने अपने कारोबार में टोटल 250,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। 200,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब की थी जब जनवरी की पहली तारीख को उन्होंने कारोबार शुरू किया था, और 50,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने तब की थी जब अप्रैल की पहली तारीख को उन्हें कारोबार में मजीद कुछ आइटम्स बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इससे ये नजर आया कि आपके अंकल ने अपने बिजनेस में टोटल 250,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। स्टूडेंट्स, 250,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट का नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने आपके अंकल से ये पता किया कि जनाब सीधी सी बात है, हर इंसान जब बिजनेस कर रहा होता है कि लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, यानी आसान अल्फाज में घर के अखराजात के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी दुकान से घर ले जाता है ताकि उसके लिविंग एक्सपेंसेस पूरे हो सकें। क्या इसका भी कोई रिकॉर्ड आपने डायरी में मेंटेन किया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, मैं जब भी पैसे लेके जाता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि मैंने कितने पैसे निकाले अपनी दुकान से। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में कभी वो 5,000 लेकर गए, कभी वो 10,000 लेकर गए ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने जब टोटल किया तो पता चला कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स में 60,000 का प्रॉफिट तो पहले ही अपने घर ले जा चुके हैं जो उन्होंने अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिया है। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं। हालांकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है आपके अंकल के पास, लेकिन वो देसी तरीके से लिखा हुआ है। ये भी उन्हें पता है कि वो 60,000 रुपीज विड्रॉ करके ले गए थे। हाँ उनके पास सेल्स वगैरह का और कॉस्ट ऑफ गुड वगैरह का डेटा नहीं है, लेकिन अच्छी खासी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी डायरी में मेंटेन की हुई। अच्छा, अब हमने उनसे दूसरी चीजें पूछना शुरू की कि भाई ये शॉप आपकी अपनी है कि आपने किराए पे ली है, तो उन्होंने बताया कि जी शॉप मेरी अपनी है। फिर हमने उनसे पूछा कि जी आपकी शॉप में ये रेफ्रिजरेटर है, जनरेटर है, इसकी क्या प्राइस है, ये आपने कितने में खरीदा था, दुकान में आपके जो इस वक्त माल है वो कितने का है। तो ये कुछ बातें उन्होंने और हमें बताई, और हमें कुछ और चीज़ें पता चलती चली गई। 31 दिसंबर को, अब आखिरी दिन साल के, इनकी जो पोजीशन है
वो उन्होंने हमें बताई कि जी अब इस वक्त मेरे पास 20,000 कैश है। हमने उनके पास जो कैश अवेलेबल था उसको काउंट किया, तो उन्होंने काउंट करके बताया कि जी मेरे पास 20,000 कैश है। डायरी से हमने देखा कि जी जो इन्होंने कस्टमर्स को क्रेडिट दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, और फिर उसमें कुछ पैसे आ भी गए हैं, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो ड्यू है कस्टमर की तरफ, उसका टोटल अमाउंट हमें डायरी से पता चल गया कि वो 30,000 है। तो ये इनके अकाउंट रिसीवेबल का नंबर भी हमें पता चल गया। तो देखें स्टूडेंट्स, कहने को आपके अंकल के पास जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बहरहाल जो देसी हिसाब किताब है उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। फिर हमें अंकल ने अंदाजे से ये बताया कि जी मेरी दुकान में इस वक्त 90,000 का माल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी जो दवाएं और जो कुछ भी हैं वो 90,000 की हैं। अच्छा, हम चाहते तो इसको पूरे को काउंट करते और हमें एक एग्जैक्ट नंबर पता चलता, लेकिन क्योंकि वैसे भी हम एक एस्टिमेशन करने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो हमने अंकल के अंदाजे को बुनियाद बनाकर ये ले लिया कि जी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 90,000 की है। क्योंकि काउंटिंग वगैरह करने में पूरी दुकान के माल को काउंट करना एक थोड़ा सा मुश्किल अमल है, हो तो सकता है। तो ऑन एन एस्टिमेशन 90,000 का नंबर हमें मिल गया है इन्वेंट्री का। शॉप इन्होंने 1 साल पहले जब परचेज की थी कारोबार शुरू करते वक्त, तो वो इन्होंने 100,000 यानी 1 लाख रुपए की परचेज की थी। इस तरह इनकी शॉप पर जो फर्नीचर है वो 20,000 का है। फिर इन्होंने हमें बताया कि जी जो इनके पास इक्विपमेंट है यानी जनरेटर है, इनकी शॉप पर लाइट जाने की सूरत में जनरेटर ऑन करते हैं, एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो इन्होंने परचेज की थी, इसके बिल वगैरह इनके पास पड़े हुए थे फाइल में, वारंटी क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने उसके बिल वगैरह निकाले और पता चला कि जी ये चीज़ें 25,000 की परचेज हुई थी। तो हमें ये पता चल गया कि 31 दिसंबर को यानी आज उनके टोटल असेट्स थे 285,000। अच्छा जी, फिर हमने उनकी डायरी में जाके देखा कि जी अंकल चूंकि मुख्तलिफ होलसेलर से क्रेडिट पर दवाइयाँ भी खरीदते हैं, तो हमने देखा तो हमें पता चला कि जो होलसेलर्स को अंकल ने पैसे अदा करने हैं जो बाकी हैं, जिसको हम टेक्निकली अकाउंट पेएबल कहते हैं, उसका नंबर 20,000 रुपए है। तो ये हमें पता चल गई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। और आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, कुछ याद है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग इक्वेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, आप सबने पढ़ी होगी। इस इक्वेशन के फॉर्मेट को अगर थोड़ा सा तब्दील किया जाए और लाइबिलिटीज को इक्वेशन की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया जाए, तो लाइबिलिटीज की साइन माइनस हो जाएगी और इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। इस फॉर्मेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में जहां जहां भी हमें कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, वहां वहां हम असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल कैलकुलेट किया करेंगे। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट या ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आइएगा अब हम अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। हमने ऑलरेडी हम जिस कारोबार का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके असेट्स का टोटल कर लिया था 285,000 31 दिसंबर को, यानी साल के आखिरी दिन। हमें उनकी लाइबिलिटीज का भी पता था कि एक ही लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल 20,000। तो अगर मैं इस 285,000 के असेट्स के नंबर में से अकाउंट्स पेएबल के 20,000 के नंबर को माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल गया कि एट द ईयर एंड 31 दिसंबर को इस बिजनेस के कैपिटल का अमाउंट 265,000 था। तो स्टूडेंट्स, एक मुनासिब रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, जिसकी मदद से हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने के बावजूद इस मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो जनवरी 1 की इन्वेस्टमेंट है, इसको हमने कहा कि जनाब ये है कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि
साल के पहले दिन का कैपिटल। इसको हमने एक टर्म दे दी, इन्वेस्टमेंट ऑन जनवरी 1 को। फिर हमने जब अप्रैल में इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसको हमने एक स्पेसिफिक टर्म दे दी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब अप्रैल का महीना आया तो एक एडिशनल अमाउंट मेडिकल स्टोर के ओनर ने इन्वेस्ट किया, और टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी 250,000 है। इसका मतलब इन्होंने बिजनेस में 250,000 की इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर से कि जब भी ऑनर अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट अपने जाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ करता है, तो आपको याद होगा उसको कहते थे ड्राइंग्स। तो ये एक नंबर और हमारे पास आ गया है, जो हम यूज करेंगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। और फिर हमारे पास एक नंबर है 31 दिसंबर के कैपिटल का, तो इसको हमने कह दिया कि जी ये है कैपिटल एट एंड। तो अब चार बड़े काम के नंबर हमारे पास आ गए हैं, जिसकी बेस पर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं एक ऐसे बिजनेस का जिसका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो। तो ये ख्याल रखिएगा, ये चार नंबर बहुत काम के हैं। कौन कौन से? कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्रॉइंग्स और कैपिटल एट एंड। इन चार नंबर्स की बुनियाद पर अब हम इस मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चार नंबर हमें हासिल हुए, इसमें देखिएगा 250,000 तो इन्वेस्टमेंट थी कैपिटल एट स्टार्ट की सूरत में और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की सूरत में, जबकि कैपिटल एट एंड जो है वो इस बिजनेस की आज की नेट वैल्यू या नेट वर्थ को शो कर रहा है। 265,000 का ये नंबर है। तो हम ये करते हैं कि इन चार वैल्यूज की मदद से ये देखते हैं कि कितने पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और अब हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, या खुदा ना खास्ता कम होकर कितनी हो गई। अगर वैल्यू कम हो गई है बिजनेस की, तो खुदा ना खास्ता लॉस हो गया है। और अगर बिजनेस की नेट वर्थ या नेट वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट है। तो देखिएगा, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ बना दिया है आपके लिए। ये है जी कैपिटल एट एंड, यानी कि जो आज की वैल्यू है हमारे बिजनेस की, प्लस ड्राइंग, जो प्रॉफिट हम लेके जा चुके हैं कारोबार से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा कि हमने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए थे वो अमाउंट बढ़कर कितना हो गया या खुदा ना खास्ता कम होकर कितना हो गया। कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग से। फिर हमने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो क्या थी? कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों अमाउंट हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का जो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे, कैपिटल एट एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर में हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया करेंगे। तो फंडामेंटल फॉर्मूला सीखने के बाद इसी फॉर्मूले को यूज करके अब हम इस बिजनेस को एक स्टेटमेंट बनाकर देंगे। जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, लेकिन वो क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड होता था, लेकिन यहाँ भी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मदद से। और उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहे हैं। क्या करना है हमें? कैपिटल एट एंड में ड्रॉइंग को प्लस करना है। तो ये देखिएगा, हमने कैपिटल एट एंड का नंबर भी ले लिया। 265,000 हमारा कैपिटल एट एंड का नंबर आया था, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ऑलरेडी जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं या हासिल की हुई हैं मेडिकल स्टोर के ऑनर से एक डिस्कशन के बाद। अब जब हमने कैपिटल एट एंड में ड्राइंग को प्लस किया, तो पता चला कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है टोटल 325,000। ये वो वैल्यू है जो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके हो गई। 265,000 आज वैल्यू है हमारे बिजनेस की, नेटवर्थ या नेट वैल्यू। 60,000 हम ऑलरेडी प्रॉफिट ड्रॉइंग कर चुके हैं। 325,000 हमारे बिजनेस की वैल्यू है। जबकि हमने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? हमने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी 200,000 स्टार्ट में और 50,000 मजीद एडिशनली। तो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 250,000। तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि हमने इस बिजनेस में 250,000 की इन्वेस्टमेंट की
जो कि इंक्रीज करके 325,000 हो गई। कैसे पता चला? जो कैपिटल एट एंड और ड्राइंग की टोटल नंबर आया था उसमें से हमने दो वैल्यूज माइनस की, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास इस मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट का नंबर आ गया है। क्या नंबर आ गया इस मेडिकल स्टोर के प्रॉफिट का? 75,000। नोट कीजिएगा, मैंने इस प्रॉफिट को जो टर्म दी है वो है अनएडजस्टेड प्रॉफिट। बाज लोग इस प्रॉफिट को ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। ख्याल रखिएगा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो और वहाँ ये सिखाया जाता है कि इस टर्म को ग्रोस प्रॉफिट का नाम दें, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। ये टर्म कहलाती है अनएडजस्टेड प्रॉफिट। इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है कि अभी हमने मजीद कुछ चीजें इसमें प्लस या माइनस करनी है। देखिएगा, हमारे पास डेटा में तीन फिक्स असेट थी। शॉप बिल्डिंग हमने कहा था कि जी इस मेडिकल स्टोर की है 1 लाख रुपए की, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है 25,000 का। यूं इनके टोटल असेट, टोटल फिक्स असेट की एक वैल्यू है। इसी तरीके से इनके पास एक अकाउंट रिसीवेबल का नंबर है। और हम फर्स्ट ईयर में ये पढ़ के आए हैं कि जी जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हम फर्स्ट ईयर में ये पढ़ के आए हैं कि अकाउंट रिसीवेबल के कुछ अमाउंट के बेडेड होने के चांसेस होते हैं। तो हमने अंकल के साथ एक डिस्कशन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे, इनके तीनों फिक्स असेट्स की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, फॉर एग्जांपल डिस्कशन करके हमने तय किया 10,000। इसी तरीके से इनके बेड डेट का नंबर है फॉर एग्जांपल 1,000, यानी कि कोई एक आध कस्टमर ऐसा है जिससे ये चांसेस हैं कि शायद अकाउंट रिसीवेबल वसूल ना हो या रिसीव ना हो। फिर हमने इस शॉप ओनर के साथ मजीद डिस्कशन किया तो पता चला कि इनका बिजली का बिल अब तक नहीं आया, इलेक्ट्रिक बिल अभी आना बाकी है और वो आएगा। तो हमने उसका एक पुराने बिल वगैरह देखकर एक एस्टिमेशन किया कि उसका जो अमाउंट एक्सपेक्टेड है, जो एक्रूड होगा, पेएबल होगा, वो होगा 3,000। ये है एक्रूड यूटिलिटीज या यूटिलिटी एक्सपेंस का वो अमाउंट जो अब तक पे नहीं हुआ। तो अब अगर आप देखें तो पता चलता है कि टोटल 14,000 के मजीद नंबर्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ख्याल रखिएगा, मुख्तलिफ क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट मुख्तलिफ होती हैं। जब हम मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद क्वेश्चन भी करेंगे, अनसोल्ड पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ वैल्यूज, बाज वैल्यूज यहाँ प्लस भी हो रही होती हैं और बाज वैल्यूज यहाँ माइनस भी हो रही होती हैं। तो ये हम डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल इस डेटा में हमारे पास 10,000 डेप्रिसिएशन का नंबर था, 1,000 बेड डेट्स का नंबर था और 3,000 इलेक्ट्रिक का वो बिल है जो इस महीने का अब तक पे नहीं हुआ या आया ही नहीं है। तो इसको हमने एक्रूड यूटिलिटीज का नाम दे दिया। जो टोटल जो एडजस्टमेंट होनी है वो होनी है 14,000 की। अब अगर 75,000 के अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से 14,000 का ये एडजस्टमेंट का नंबर माइनस किया जाए तो इस बिजनेस का एडजस्टेड प्रॉफिट, या इस नंबर को हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, वो वैल्यू आ रही है 61,000। तो स्टूडेंट्स, यूं हमने एक ऐसे बिजनेस का जिसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं था, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया एक स्टेटमेंट की मदद से। दो फॉर्मूले आज के लेक्चर में आपको याद रखने थे। एक फॉर्मूला था कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, जो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने क्रिएट किया था। दूसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये दो फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, ताकि आपको मजीद लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।